हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड जीके एमसीक्यू के इस इंपॉर्टेंट क्लास में। अगर इस क्लास की बात करेंगे तो क्या करते हैं इस क्लास में हम लोग? इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ आने वाले एग्जामों में आप लोगों से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जेएसएससी की बात करें या फिर जेपीएससी की बात करें तो जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा पिछले एग्जामों में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, झारखंड पुलिस के एग्जाम में झारखंड जीके से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे डिटेल में एनालाइज करते हैं और प्रॉपर डिटेल में सभी क्वेश्चंस के बारे में समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप लोग झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जेएसएससी का हो, जेपीएससी का हो, झारखंड पुलिस का हो या फिर कोई सा भी अन्य एग्जाम हो, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ये क्लास रोजाना रात को 9 बजे होती है, तो रोजाना रात को 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करें। आर यू रेडी गाइज? आप सभी तैयार हैं? चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, और उस क्वेश्चन का जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ जिले में कब हुआ था? कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था रामगढ़ जिले में। तो कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ जिले में कब हुआ था? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ जिले में कब हुआ था? 1938 को, 1940 को, 1945 को या फिर 1958 को? तो कांग्रेस का 53वां अधिवेशन, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जल्दी 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 कमेंट करके सही आंसर बताएं। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या होगा सही आंसर? कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था कब? तो 1940 में। अगर बात करेंगे कांग्रेस के 53वें अधिवेशन की, तो 1940 में हुआ था। कहां पे हुआ था? रामगढ़ जिले में। कहां पे? रामगढ़ जिले में। तो कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था रामगढ़ जिले में। अगर रामगढ़ जिले की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, यह है झारखंड का रामगढ़ जिला। रामगढ़ जिले की स्थापना 2007 में की गई थी। झारखंड का सबसे नवीनतम जिला है, झारखंड का सबसे नवीनतम जिला है, और एरिया वाइज झारखंड का सबसे छोटा जिला है रामगढ़। झारखंड का न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है और झारखंड का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है एरिया वाइज। ठीक है, चलिए तो कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 1940 में हुआ था। कहां पे हुआ था? रामगढ़ जिले में। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। अंग्रेजों के द्वारा कब झारखंड के वीर नायक तिलका मांझी को फांसी दिया गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा झारखंड के वीर नायक तिलका मांझी को फांसी दिया गया था। कब दिया गया था? क्या होगा सही आंसर? अंग्रेजों के द्वारा तिलका मांझी को कब फांसी दिया गया था? 1750 में, 1765 में, 1767 में या फिर 1785 में? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी और डी? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताएंगे कि अंग्रेजों के द्वारा वीर नायक तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दिया गया था? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो बात करेंगे वीर नायक तिलका मांझी की। अगर तिलका मांझी की बात करेंगे, तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। इन्हें तिलका मांझी के नाम से क्यों जाना गया? तो तिलका का अर्थ होता है गुस्सेल व्यक्ति। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा जिसे आता है, उसे कहते हैं तिलका। तो तिलका जो नाम है
वो इन्हें अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। किन्हें? तिलका मांझी को। तिलका मांझी, तिलका जो नाम है वो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और तिलका मांझी के जन्म की बात करेंगे 1750 में इनका जन्म हुआ था, 1750 में, और 1785 में महज 35 वर्ष की आयु में इन्हें जो है अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दिया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1785। क्या होगा? 1785, 1785 में। कब? 1785 में। किन्हें? तिलका मांझी को। तो आप देख सकते हैं झारखंड के वीर नायक तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था? 1785 में, ठीक है। कहां पे दिया गया था उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण झारखंड के किस शहर में किया जाएगा? झारखंड का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण झारखंड के किस शहर में किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? झारखंड का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट कहां पे? क्या होगा सही आंसर? तो झारखंड का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट की बात करेंगे, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट, क्योंकि भारत में अभी कोई भी हाइड्रोजन इंजन प्लांट नहीं है। जब भारत में ही कोई हाइड्रोजन इंजन प्लांट नहीं है तो झारखंड में कहां से होगा? तो अगर आपसे एग्जाम में झारखंड का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट कहे या फिर देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट कहे, आंसर सेम होगा, ठीक है। क्या होगा आंसर? जमशेदपुर में। कहां पे? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? टाटा ग्रुप के द्वारा। अच्छा, हाइड्रोजन इंजन प्लांट क्या होता है? अब आप जो व्हीकल देखते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी गाड़ी है, चाहे वो बाइक है, चाहे वो ट्रक है, ऑटो है, बस है, फोर व्हीलर है, कोई भी गाड़ी है, या तो वो गाड़ी पेट्रोल से चलता होगा, या तो वो गाड़ी डीजल से चलता होगा, और या तो सीएनजी से चलता होगा। तीन ऑप्शन है, या तो पेट्रोल से चलता होगा, या तो डीजल से चलता होगा, या तो सीएनजी से चलता होगा आपके पास जो गाड़ी है। तो अभी एक और इंजन है जिसका नाम है हाइड्रोजन इंजन। हाइड्रोजन इंजन से क्या होगा? हाइड्रोजन इंजन से गाड़ियां हाइड्रोजन से चलेगी। जिस तरीके से पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन से पेट्रोल से गाड़ी चलती है, डीजल इंजन से डीजल से गाड़ी चलती है, हाइड्रोजन इंजन से क्या होगा? हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी। हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी तो फायदा क्या होगा? हाइड्रोजन से फायदा ये होगा कि हाइड्रोजन से कार्बन का जो एमिशन है वो जीरो होता है, कार्बन का जो उत्सर्जन है वो जीरो होता है, यानी हाइड्रोजन से प्रदूषण जो है वो नहीं होगा। इसीलिए हाइड्रोजन इंजन के ऊपर सरकार ने जोर दिया है। तो जमशेदपुर में कहां पे? देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण जमशेदपुर में किया जाएगा, झारखंड में किया जाएगा। किसके द्वारा? टाटा कंपनी के द्वारा किया जाएगा, 354 करोड़ की लागत से, ठीक है। कितनी? 354 करोड़ की लागत से। टाटा का ही एक कंपनी है जिसका नाम है टीएसपीएल ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन। जैसे टाटा की ही कंपनी है, कौन? टाटा स्टील। टाटा की ही कंपनी है, कौन? टाटा मोटर्स। टाटा की ही कंपनी है, कौन? टीसीएस। टाटा की ही कंपनी है, कौन? टाटा नमक। बहुत सारी कंपनियां है, लैंड रोवर टाटा की कंपनी है, जगुआर टाटा की कंपनी है। तो ये सब किसकी कंपनी है? हिटाची, एसी आता है हिटाची का, अगर आपको याद हो तो टाटा की ही कंपनी है। तो टाटा की बहुत सारी कंपनी है, उनमें से एक कंपनी है टीएसपीएल ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन, और टीएसपीएल ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन के द्वारा ही जमशेदपुर में हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। कहां पे? जमशेदपुर में, झारखंड की फाइनेंस कैपिटल जमशेदपुर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिलका मांझी को भागलपुर में किस पेड़ पे फांसी दिया गया था? अभी आपको पूछा गया था कि तिलका मांझी को कहां पे फांसी दिया गया है, तो अभी हम लोग देखें कि तिलका मांझी को फांसी कहां पे दिया गया है, सॉरी कब दिया गया है? 1785 में। तिलका मांझी को कब फांसी दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा? 1785 में, ठीक है। कहां पे दिया गया था? भागलपुर में। कहां पे? भागलपुर में। अच्छा, कौन से पेड़ में दिया गया था? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी सखुआ, या फिर ऑप्शन डी बरगद। तो कौन से पेड़ में
तिलका मांझी को फांसी दिया गया था? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? तिलका मांझी को कौन से पेड़ में फांसी जो है वो दिया गया था? तो तिलका मांझी की बात करेंगे, तिलका मांझी को बरगद के पेड़ में फांसी दिया गया था। अच्छा देखिए, तिलका मांझी से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला, तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? 1750 में। दूसरा, तिलका मांझी को फांसी किस वर्ष दिया गया था? तो 1785 में। तीसरा, तिलका मांझी को फांसी कहां पे दिया गया था? भागलपुर में। चौथा, तिलका मांझी को किस पेड़ पर फांसी दिया गया था? तो बरगद के पेड़ पर। ये 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो तिलका मांझी से एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? तो इन चीजों को आप लोग याद रखें, ठीक है? ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जो तिलका मांझी से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? आइए, झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? यानी झारखंड में किस चीज से ज्यादातर सिंचाई की जाती है, ज्यादातर खेती की जाती है? खेती करने के लिए झारखंड में किस चीज का उपयोग जो है वो ज्यादा किया जाता है? कौन से साधन का उपयोग सिंचाई के लिए, खेती के लिए झारखंड में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? तालाब का, कुआं का, नहर का या फिर नदी का? क्या होगा सही आंसर? अच्छा, नहरों का देश किसे कहते हैं, आपको पता है? नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नहर है, इसीलिए नहरों का देश किसे कहते हैं? तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं, ठीक है? झारखंड में सिंचाई के लिए प्रमुख साधन क्या है, या फिर झारखंड में सिंचाई करने के लिए किस साधन का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है? क्या होगा सही आंसर? झारखंड में खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए कौन से चीज का उपयोग जो है वो सबसे ज्यादा किया जाता है? तो झारखंड में खेती करने के लिए कुआं का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या? कुआं। झारखंड में किस चीज का उपयोग? आप देखेंगे झारखंड में कुआं का उपयोग जो है वो ज्यादा किया जाता है। कुआं से मोटर लगाकर, पाइप लगाकर कुछ इस प्रकार से खेतों में सिंचाई की जाती है और फसल जो है वो उगाया जाता है, ठीक है? तो झारखंड में कुआं का इस्तेमाल खेती करने के लिए, कुआं का इस्तेमाल सिंचाई करने के लिए ज्यादा किया जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ज्यादा झारखंड में सिंचाई करने के लिए या फिर झारखंड में खेती करने के लिए कौन से साधन का उपयोग ज्यादा होता है? तो कुआं का होता है, ठीक है? क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर को झारखंड सरकार के द्वारा इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में डेवलप किया जाएगा? झारखंड के कौन से शहर को झारखंड सरकार के द्वारा इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? और अगर आपको याद हो तो करंट अफेयर्स के क्लास में इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया गया है। धनबाद को, मेदिनीनगर को, चाईबासा को या फिर जमशेदपुर को? क्या होगा सही आंसर? इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में किस शहर को झारखंड सरकार के द्वारा डेवलप किया जाएगा? अच्छा, इंडस्ट्रियल टाउन क्या होता है? कई लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर इंडस्ट्रियल टाउन क्या है? इंडस्ट्रियल टाउन का मतलब है जहां पे इंडस्ट्री ज्यादा हो और वहां पे इंडस्ट्री को और ज्यादा बढ़ाया जाए, उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल टाउन। वहां पे इंडस्ट्रीज की संख्या जो है वो लगातार बढ़े, उसे क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल टाउन। तो कहां पे? जमशेदपुर में। कहां पे? जमशेदपुर में। जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहते हैं, भारत की औद्योगिक राजधानी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर झारखंड में कहीं पे हुआ है तो वो हुआ है कहां पे? जमशेदपुर में। इंडस्ट्री का अगर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट झारखंड में कहीं पे हुआ है तो वो हुआ है जमशेदपुर में। इसीलिए जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं जमशेदपुर में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, इसीलिए जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में ही झारखंड सरकार विकसित करना चाहती है, ठीक है? चलिए
दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दालमा वन्यजीव अभयारण्य यानी दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, कहां पे? ये जमशेदपुर में। कहां पे है? जमशेदपुर में। और जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि दालमा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कौन से जानवर के लिए फेमस है? दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से जानवर के लिए फेमस है? बाघ के लिए, शेर के लिए, हाथी के लिए या फिर भेड़िया के लिए? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा इसका सही आंसर? दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस जानवर के लिए फेमस है? क्या होगा? तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे, किसके लिए? हाथी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? हाथी के लिए। दालमा वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो ये देखिए दालमा वन्यजीव अभयारण्य यानी दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है स्पेशली हाथियों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? हाथियों के लिए। ठीक है, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पेशली हाथियों के लिए फेमस है। अच्छा, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। कब? 1975 में दालमा वन्यजीव अभयारण्य यानी दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की गई थी। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना 1975 में। ठीक है, चलिए जमशेदपुर में। कहां पे है? जमशेदपुर में। तो आपको दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से याद कर रखना है, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? तो जमशेदपुर में है। दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब की गई थी? 1975 में, 1975 में की गई थी। और दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस लिए फेमस है? तो हाथी के लिए फेमस है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है पॉपुलेशन वाइज? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पॉपुलेशन वाइज झारखंड का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या की दृष्टि से? तो सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला रांची। रांची। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी, रांची। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है रांची। क्यों? क्योंकि पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से जिले में है? तो रांची जिले में। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है, झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? तो रांची जिले में। इसीलिए जनसंख्या की दृष्टि से पॉपुलेशन वाइज झारखंड का सबसे बड़ा जिला हो गया रांची। ठीक है, चलिए, हाल ही में आईआईटी आईएसएम के कितने छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करने का मौका मिला है? आईआईटी आईएसएम के कितने स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करने का मौका मिला है? तो ऑप्शन ए 6 स्टूडेंट्स को, ऑप्शन बी 8 स्टूडेंट्स को, ऑप्शन सी 15 स्टूडेंट्स को या फिर ऑप्शन डी 22 स्टूडेंट्स को? क्या होगा सही आंसर कि आईआईटी आईएसएम के कितने स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में क्या करने का मौका मिला है? रिसर्च करने का मौका मिला है। ठीक है, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। तो आईआईटी आईएसएम के स्टूडेंट्स की बात करेंगे, आईआईटी आईएसएम के कितने स्टूडेंट्स को? 6 स्टूडेंट्स को। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईआईटी आईएसएम के 6 स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करने का मौका मिला है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये सभी जो स्टूडेंट है कार्टिन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन कर रिसर्च करेंगे। अर्पणा सिंह, ख्वाजा आलमगीर, शत्रुघ्न ठाकुर, सपन कुमार पंडित, अभिषेक कुमार, प्रीति कुमारी, ये वो 6 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करने का मौका मिला है। और ये 6 स्टूडेंट्स आईआईटी आईएसएम में पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है,
ये जो 6 स्टूडेंट्स हैं वो IIT ISM में PhD के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो IIT ISM के 6 स्टूडेंट्स को क्या मिला है, ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करने का मौका मिला है। ठीक है, IIT ISM तो आप लोग जानते ही होंगे IIT ISM के बारे में। IIT का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ISM का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। इसकी स्थापना की बात करेंगे 9 दिसंबर 1926 में इसकी स्थापना की गई थी ISM के रूप में, IIT के रूप में नहीं, बल्कि ISM के रूप में 9 दिसंबर 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी मांग बढ़ी, बाद में इसमें IIT का दर्जा देने का मांग किया गया। फाइनली 2016 में इस ISM को IIT का दर्जा दिया गया। अगर बात करेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि झारखंड निर्माण के समय झारखंड में कितने IIT कॉलेज थे, तो झारखंड निर्माण के समय झारखंड में एक भी IIT कॉलेज नहीं था। तो झारखंड में IIT कॉलेज कब बना, 2016 में। कैसे बना, ISM पहले से था और इसे IIT का दर्जा दिया गया। तो झारखंड का पहला IIT कॉलेज है IIT ISM, और अभी प्रेजेंट टाइम पे झारखंड में केवल एक ही IIT कॉलेज है जो कि है IIT ISM। तो क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ लिया जा सकता है कि झारखंड के निर्माण के समय, झारखंड की स्थापना के समय झारखंड में कितने IIT कॉलेज थे, 2010 में झारखंड में कितने IIT कॉलेज थे। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा सकता है, तो चीजों को आप लोग याद रखें। ठीक है, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत यहां पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्डन लीग की स्थापना किस जिले में हुआ था? गोल्डन लीग, अच्छा गोल्डन लीग की स्थापना किस जिले में हुआ था उसके बारे में तो आप लोग कमेंट करके बताएं। गोल्डन लीग था क्या? गोल्डन लीग एक ग्रुप था। क्या था? एक ग्रुप था। और इस ग्रुप की स्थापना, इस ग्रुप का निर्माण क्यों किया गया था? ताकि जो भी विदेशी कपड़े हैं उन विदेशी कपड़ों को बहिष्कार किया जा सके और देसी कपड़ों को अपनाया जा सके। विदेशी कपड़ों को बहिष्कार किया जा सके कि हम लोग विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे और आप भी विदेशी कपड़ा मत पहनिए। विदेशी कपड़ा की जगह आप भारत का देसी कपड़ा पहनिए। तो इसी के लिए गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। कहां पे की गई थी? देवघर में। कहां पे? देवघर में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। देवघर जिले में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। कहां पे? देवघर में। ठीक है, और क्या था गोल्डन लीग? तो गोल्डन लीग एक ग्रुप था। इस ग्रुप के माध्यम से विदेशी कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए ही गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी देवघर में। कहां पे? देवघर में। ठीक है, आइए, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल कहां पे है? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल कहां पे है? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास। क्या होगा सही आंसर? बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल यानी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास कहां पे है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, इस क्लास का PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में हमारा एक और यूट्यूब चैनल जो है पढ़ाई, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है पढ़ाई, जहां पे हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, तो उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल कहां पे है? तो बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल है रांची में। कहां पे है? रांची में। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास, तो ये आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास कहां पे है? रांची में है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल की बात करें, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास की बात करें, तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रांची। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास रांची में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। हाल ही में किस जिले में स्थित राजरप्पा में कोयले का भंडार मिला है? राजरप्पा कहां पे है? ये आप लोग कमेंट करके बताएं। राजरप्पा में कोयले का भंडार मिला है। अच्छा, किसे मिला है? किसी को याद है? करंट अफेयर्स के क्लास में डिटेल में इसके बारे में देखे थे और आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताया गया था। राजरप्पा में कोयले का भंडार मिला है। कहां पे है राजरप्पा?
राजरप्पा कहां पे है? अच्छा, आप लोग कमेंट करें, तब तक आप लोगों को बताते हैं। राजरप्पा में सीसीएल को, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, सीसीएल को कोयले का भंडार मिला है। अब राजरप्पा में सीसीएल जो है वो कोयला निकालेगी। राजरप्पा कहां पे है? रामगढ़ जिले में है। कहां पे है? रामगढ़ जिले में है। राजरप्पा में राजरप्पा मंदिर है और राजरप्पा जलप्रपात भी है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजरप्पा कौन से जिले में है? तो रामगढ़ जिले में है। ठीक है, राजरप्पा में कोयले का भंडार मिला है। किसे मिला है? तो सीसीएल को मिला है, यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को मिला है। राजरप्पा में मंदिर की बात करें तो राजरप्पा मंदिर स्थित है राजरप्पा में, जो कि रामगढ़ जिले में ही है। और यहाँ पे एक जलप्रपात का भी निर्माण होता है। यहाँ पे दो नदियों का संगम स्थल है। संगम स्थल क्या होता है? दो नदियां जहां पे मिलती है, तो दो नदियां जहां पे मिलती है उसे कहते हैं संगम स्थल। तो दो नदियां यहां पे मिलती है। कौन कौन सी नदियां मिलती है? भैरवी नदी दामोदर नदी के साथ मिलती है। भैरवी नदी आके मिलती है दामोदर के साथ में। अच्छा, आप बोलेंगे कि सर भैरवी को ही दामोदर के साथ मिलती क्यों है? दामोदर भैरवी के साथ क्यों नहीं मिलती है? आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यहां पे दो नदियां मिली, एक नदी मिली भैरवी, एक नदी हुआ दामोदर, दोनों मिली। दोनों मिलने के बाद आगे जब बढ़ी तो उसको दामोदर नदी के नाम से जाना गया। भैरवी नदी के नाम से क्यों नहीं जाना गया? क्योंकि आप लोग याद रखें और जानिए कि दो नदियां जब मिलती है तो दो नदियां मिलती है तो आगे चलकर उसमें से एक नदी के नाम से उसे जाना जाता है। जैसे यहां पे दो नदियां मिलती है, भैरवी नदी मिलती है और दामोदर नदी मिलती है। भैरवी और दामोदर नदी मिलती है, तो मिलने के बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो उसे दामोदर नदी के नाम से जाना जाता है। भैरवी नदी के नाम से क्यों नहीं जाना जाता है? क्योंकि जो नदी बड़ा होता है उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे दामोदर बड़ा नदी है और भैरवी छोटी नदी है। भैरवी आके दामोदर के साथ मिली तो आगे चलकर उस नदी को दामोदर नदी के नाम से ही जाना जाएगा। अगर भैरवी बड़ी नदी होती और दामोदर छोटी नदी होती तो उस नदी को आगे चलकर भैरवी नदी के नाम से जाना जाता। जैसे दामोदर नदी बड़ी नदी है, अभी दामोदर अगर गंगा नदी के साथ जाके मिल जाए और आगे बढ़े तो उसे कौन सी नदी के नाम से जाना जाएगा? गंगा नदी। क्यों? क्योंकि दामोदर से भी बड़ी नदी है गंगा, और दामोदर नदी गंगा के साथ मिल रही है तो आगे चलकर उसे गंगा नदी के नाम से ही जाना जाएगा, दामोदर नदी के नाम से नहीं जाना जाएगा। यानी जो भी नदी बड़ी होती है उसी के नाम से उस नदी को जाना जाता है। ठीक है, तो राजरप्पा जलप्रपात की बात करेंगे, भैरवी और दामोदर नदी के संगम स्थल पर राजरप्पा जलप्रपात है, दो नदियों के संगम स्थल पर। ठीक है, चलिए आइए। HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहां पे है? रांची में है। आप लोग सभी को पता होगा। तो HEC की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? अच्छा, आपको पता है कि HEC के अभी जो एम्प्लॉय हैं, HEC के जो कर्मी हैं, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? उन्होंने HEC को रोक दिया है, HEC को ठप कर दिया है। अभी HEC में काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनका कहना है कि हमें 19 महीने से वेतन नहीं मिला है। उनका कहना क्या है? उनका कहना है कि हमें 19 महीने से वेतन नहीं मिला है, इसलिए हम अभी काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिलना भी चाहिए। हालांकि HEC अभी लॉस में चल रहा है, लेकिन लॉस में चल रहा है, इसमें जो कर्मी है, जो काम कर रहे हैं, जो श्रमिक है, उनका क्या दिक्कत है? उनका कहां पे ये है? उनकी कोई गलती है क्या? HEC अगर लॉस में चल रही है तो जो इंप्लॉय वहां पे काम कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, उनकी गलती है क्या? नहीं। और उनको वेतन, उनका वेतन रोक दिया गया है। HEC के जो डायरेक्टर हैं उनको सैलरी मिल रही है, जो मैनेजर हैं उनको सैलरी मिल रही है, जो CEO हैं उन्हें सैलरी मिल रही है, लेकिन जो लेबर्स हैं, लेबर्स की सैलरी रोक दी गई है। अब HEC लॉस में चल रही है, इसमें लेबर्स का कोई गलती थोड़ी है। हालांकि बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अभी आप लोग कमेंट करके बताएं कि HEC की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? क्या होगा सही आंसर? तो HEC की स्थापना की बात करेंगे रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? HEC की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा,
रूस। HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, आपको पता ही होगा HEC की स्थापना कब की गई थी? तो रूस के सहयोग से HEC की स्थापना 1958 में 1958 में किया गया था। कब किया गया था? 1958 में। ठीक है, 1958 में HEC की स्थापना की गई थी। ठीक है, HEC को क्या कहते हैं? तो कारखानों का कारखाना कहते हैं। क्या कहते हैं? कारखानों का कारखाना। अगर आपसे पूछा जाए कि कारखानों का कारखाना किसे कहते हैं, तो HEC को यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन को। क्यों? क्योंकि ये जो कारखाने हैं उनका ही प्रोडक्ट बनाती है, उनका ही उत्पाद बनाती है। जैसे जैसे मान लेते हैं कि आपको कारखाना खोलना है, तो कारखाना खोलने के लिए जिन मशीन्स की आवश्यकता आपको होगी, कारखाना खोलने के बाद आपको तो मशीन चाहिए, तभी तो आप कुछ प्रोडक्शन करेंगे, तो उन मशीन्स का ही निर्माण HEC करती है। इसीलिए कारखानों का कारखाना। क्यों? कारखाने में प्रोडक्ट बनते हैं। अरे मान लेते हैं कि ये पेन है, ये पेन किसी कारखाना में बना होगा। अब उस कारखाना का जो प्रोडक्ट है वो बनाता है HEC। उस कारखाना में ये पेन किसी मशीन के द्वारा बनाया गया होगा। एक कारखाना है, उसमें मशीन लगा हुआ है, उस मशीन से ये पेन बन रहा है, उस मशीन का ही निर्माण HEC करती है। तो कारखानों का कारखाना HEC। HEC के 3 सब यूनिट भी है। HEC के 3 सब यूनिट है, हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हेवी मशीन टूल्स प्लांट और फाउंड्री एंड फोर्ज प्लांट। बात करेंगे हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की, तो रसिया के द्वारा हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट का निर्माण किया गया है। हेवी मशीन टूल्स प्लांट की बात करेंगे तो चेकोस्लोवाकिया के द्वारा। फाउंड्री एंड फोर्ज प्लांट की बात करेंगे तो ये भी चेकोस्लोवाकिया के द्वारा ही। ठीक है, और बात करेंगे HEC की, तो HEC की स्थापना रूस के द्वारा किया गया था। थोड़ी बहुत हेल्प जो है वो चेकोस्लोवाकिया के द्वारा भी किया गया है। ऐसा नहीं है कि HEC की स्थापना पूरा ही रूस के द्वारा किया गया है, इसमें रूस भी की हेल्प किया है, इसमें चेकोस्लोवाकिया के द्वारा भी हेल्प किया गया है। तो रूस के द्वारा भी और चेकोस्लोवाकिया के द्वारा भी HEC का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए, झारखंड में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि झारखंड में सर्वाधिक जो है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? क्या होगा सही आंसर? तो झारखंड में सर्वाधिक जो है वो लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी, ऑप्शन ए। अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में आप देखिए, ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, ये जो झारखंड के मैप में आप ग्रीन कलर देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर है लाल मिट्टी। तो आप देख सकते हैं कि झारखंड में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी। ये जो पूरा आप ग्रीन कलर से झारखंड को जो देख रहे हैं, ये पूरा लाल मिट्टी है। तो झारखंड के लगभग 80 to 85% एरिया पे लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। और आप देख सकते हैं पूरा ब्लू कलर से, ब्लू बोल रहे हैं, हाँ लाइट ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन कलर से पूरा एकदम कलर किया हुआ है, ब्लू बोल रहे हैं। ग्रीन कलर से हरे रंग से रंगा हुआ है पूरा, तो ये जो हरे रंग से रंगा हुआ है ये है लाल मिट्टी। ठीक है, झारखंड में 80 to 85% एरिया पे लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ब्लू कलर बोल रहे थे इसको। आप में से कई लोग सोचेंगे सर को तो कलर ब्लाइंडनेस हो गया है, ग्रीन को ब्लू बोल रहे थे अभी, ठीक है, बाय मिस्टेक। तो आप में से बहुत कोई सोचेंगे कि सर को कलर ब्लाइंडनेस हो गया है। चलिए कोई नहीं, कलर ब्लाइंडनेस नहीं हुआ है, ठीक है, सर का आंख अभी तक सही है। चलिए, यह है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है किनके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो भी अच्छे शिक्षक होते हैं उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, क्या होगा सही आंसर? कितने शिक्षकों को? तो झारखंड के कितने शिक्षक? जल्दी से कमेंट करके बताएं, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? झारखंड के 2 शिक्षकों को। कितने शिक्षकों को? तो झारखंड के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
नेशनल अवार्ड टू टीचर्स, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। इस वर्ष 2023 में झारखंड के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कब किया गया है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर। किनके द्वारा? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 5 सितंबर को झारखंड के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन है ये शिक्षक? तो मोहम्मद एजाजुल हक और मनोरंजन पाठक। मोहम्मद एजाजुल हक और मनोरंजन पाठक, ये वो 2 शिक्षक हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यानी नेशनल अवार्ड टू टीचर्स के सम्मान से सम्मानित किया गया है इस वर्ष, यानी वर्ष 2023 में। ठीक है, अगर बात करेंगे वर्ष 2022 की, तो शिप्रा मिश्रा, आपको याद होना चाहिए, शिप्रा मिश्रा को वर्ष 2022 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। झारखंड के केवल 1 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022 में, और 2023 में झारखंड के 2 शिक्षक मोहम्मद एजाजुल हक और मनोरंजन पाठक। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट करें जल्दी से, अपना स्कोर जल्दी से कमेंट करें। क्या होगा आपका स्कोर? 15 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोग सही दिए हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। अभी हम लोग 15 क्वेश्चंस के बारे में देखें, तो 15 में से आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर कमेंट किए हैं? क्या होगा सही आंसर? आपका स्कोर क्या रहा है? आपका स्कोर क्या रहा है? जल्दी से बताएं। 15 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही कमेंट किए हैं? ठीक है, जो भी आपका स्कोर होगा आप लोग कमेंट करें। और कोई दिक्कत है आपको, कोई परेशानी, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं कल रात को 9 बजे इसी क्लास में झारखंड के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, जहां पे हम लोग डिटेल में उन सभी क्वेश्चंस के बारे में देखने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। रोजाना रात को 9 बजे ये क्लास होती है, तो रोजाना रात को 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ में इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आई होप सो कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।